मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, सपने सपने में गुज सत्य की पुरुष पुरुष में नारी। तो साथियों, आज के सेशन में हम सब पढ़ने वाले हैं अर्धनारीश्वर, जो कि हिंदी के एक अद्भुत चैप्टर, जिस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप भी इस देश की ताकत और एक पुरुष और नारी की अद्भुत शक्तियों को जान पाएंगे और उसका इस्तेमाल करके आप दुनिया में एक बड़ा परचम लहरा पाएंगे। तो चलिए हम सब डायरेक्ट आते हैं पॉइंट की ओर और इस पॉइंट को समझते हैं। ये पॉइंट कहता है अर्धनारीश्वर। सबसे पहला वर्ड ही आता है अर्धनारीश्वर, जिसका अर्थ जो है बहुत ही शानदार होता है। अर्धनारीश्वर का मतलब हुआ आधा आधा नर और आधा नारी। तो आधा नर और आधा नारी आप लोग जो है जानते होंगे कि ये जो है आधा नर आधा नारी, ये एक शिव यानी कि शिव और पार्वती के कल्पित रूप है। किसका भाई? शिव और पार्वती। शिव और पार्वती, शिव और पार्वती के कल्पित रूप है। दोनों को क्या है बाबू? कल्पित रूप। कल्पित रूप है, कल्पित रूप। ऐसा इस दुनिया में आप कभी किसी इंसान को नहीं देखे होंगे, लेकिन उनका पिक्चराइज करके आज हम अद्भुत शक्तियों को देखते हैं। और ये जो है अद्भुत शक्तियां, अगर कल्पित रूप देखना हो तो हर स्त्री और हर नारी में ये गुण जो है दोनों के समावेश से होता है। ये सृष्टि यानी कि ये दुनिया की गाड़ी चलाती कौन? नर और नारी है। ये दोनों से ही चलते दुनिया की गाड़ी है। ये दोनों का रोल होता है इस देश को आगे बढ़ाने में या इस देश को कुछ कर गुजरने में। आज देश में नर और नारी दोनों मिलकर इस दुनिया का सबसे बड़ी परचम, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत को बना दिया। भारत अगर दुनिया का सबसे बड़ा देश है तो वह नर और नारियों का देन है। दूसरा नंबर पॉइंट आता है कि देश के विकास में नर और नारी का दोनों ताकत जो है हालात के अनुसार पावर यानी कि शक्ति यानी कि सत्ता को शक्ति कहते हैं। सत्ता को अभी हालात क्या है? पावर की। जो भी हालात पोजीशन देखा जाए इंडिया की, चाहे वर्ल्ड में कोई भी पोजीशन है इंडिया की, तो वो पावर की है। पावर के कारण है, शक्ति के कारण है, सत्ता के कारण है। और ये जो अर्धनारीश्वर है, शिव और पार्वती की जो पूजा होती है, तो इनकी भी पावर की पूजा होती है, ना कि किसी इंसान की। और वो पावर हर व्यक्ति में है। जिन लोगों ने अपने पावर को इंप्लीमेंट किया है, अपने आप को निखारा है, उन्हीं की पूजा होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझ चुके हैं कि अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती के कल्पित रूप है, जिसका आधा शरीर नर है और आधा नारी का है। एक ही मूर्ति में दो आंख है, एक में रसमय और दूसरी में विकराल। एक में गरल है, एक में माया है, मोह है, एक में सरलता और दूसरे के प्रति सहनशीलता है, तो दूसरे में गुस्सा अहंकार भरा हुआ है। तो एक ही मूर्ति के भुजाएं मतलब हाथ, एक में त्रिशूल है तो एक में जरीदार चूड़ीदार चूड़िया कहिए, साड़िया कहिए। तो कहने का मतलब है कि एक ही रूप में दो देखा गया शक्ति। एक में देखा गया त्रिशूल और दूसरे में साड़ी कहो या चूड़िया ज्यादा समझ में आएगा। तो दोनों के पावर है, एक है नर्म एक है गर्म, और दोनों मिलकर के इस सृष्टि में लोगों का कल्याण करने का काम करते हैं।
जिस तरह से आज पावर में जिन लोगों को शक्ति मिला है, वो शक्तियां का इस्तेमाल करके इस देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उस तरह से सृष्टि को आगे विकसित करने में दोनों लोगों ने अहम भूमिका निभाया है। उसी प्रकार है, एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जरीदार साड़ी तो दूसरा जो है बागदर। ये दो पांव हैं और पांव में क्या है, एक में देखा जाए तो साड़ी और दूसरे में क्या है, बागदर है, यानी कि बाघ के छाल, बाघ के छाल। तो बाघ वाला छाल का पहना हुआ वस्त्र है। तो शंकर जी क्या है, बाघ के बागदर छाल है पहने हुए, और पार्वती जी साड़ी, जरीदार साड़ी, जिसको आज लोग जो है चटकदार, रंगदार और क्वालिटी वाला कहते हैं। ठीक है, आज के महिलाएं लोग बहुत पसंद करते हैं, एकदम साड़ियों में थोड़ा चटक मटक होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह से पुरुषों का ड्रेस भी चेंज हो चुका है। आज भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ भी हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। इस बदलाव का वजह किसी पर्सनली किसी व्यक्ति पे इम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया की पसंदीदा बढ़ चुकी है। ये लोगों की पसंद के कारण ये बदलती जा रही है सृष्टि भी। उसी प्रकार एक कहा गया है, एक हाथ में डमरू, एक में बीना परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवनी की धार। तो देखिए, एक हाथ में क्या है, डमरू। शंकर जी एक हाथ में क्या रखे हुए हैं, डमरू। एक में बीना परम उदार, और पार्वती जी एक में बीना रखे हुए हैं। एक नयन में गरल, एक आंखों में नयन है। ठीक है, एक में नयन गरल है, तो एक में संजीवनी की धार, यानी कि नयन जो है, गरल जो है, वो शंकर जी में है। शंकर जी गुस्सैला, हमेशा गुस्से से भरे रहते हैं, छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं करते। और वही पार्वती जी संजीवनी की धार है, संजीवनी बुट्टी है मानिए तो, क्योंकि वो कितना हो गुस्से इंसान को भी वो ठंडा कर देते हैं। मतलब है कि वो उनके अंदर पावर थी सहन शक्ति की। दोनों की पूजा किसी न किसी वजह से होती है। तो एक में विकराल रूप, एक में विकराल रूप है तो दूसरे में सहन शक्ति का रूप है, और दोनों के कारण शिव और पार्वती की कल्पित रूपों का पूजा होता है। आज पूरी सृष्टि इनका पूजा करता है, और पूरी दुनिया में लोग जो है इनका वर्चस्व, उनकी शक्ति की आलोचना करते हैं। दूसरा है, जटाजून में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, बालचंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। एक हाथ में डमरू, एक में बीना परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवनी का धार। जटाजून में लहर पूर्ण की शीतलता सुखकारी, बालचंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। तो जटाजून, पार्वती शंकर जी जटाजून, जट्टा से भरे हुए, लहर पुण्य की, उनके शरीरों से जो लहरें निकलती है वो पुण्य के लिए, पुण्य का मतलब सृष्टि के कल्याण के लिए। जैसे ये सृष्टि, ये दुनिया जब तप्त धूपों से, पृथ्वी की तप्त से जब परेशान होते हैं, तबाही आती है पृथ्वी पे, तो उन्हें जल बरसाकर, संजीवनी की धार की वो बूंद को बरसाकर ये बिखरी हुई तप्त धरती को शांत करते हैं, शीतलमय करते हैं। तो शीतलता सुखकारी, बालचंद्र दीपित त्रिमुंड, उनके माथों पे, सिर पे चंद्रमा, ललाट पे चंद्रमा, बलिहारी बलिहारी, बहुत सुंदर है, जिनको देख करके आप बहुत आश्चर्य होते हैं, बहुत सुकून महसूस करते हैं कि जिनके अंदर शक्तियों का शक्ति हो, देवों का देव महादेव शिव शंभु शंकर, जिनका नाम तीनों लोकों का विजेता, तीनों लोकों पर राज्य करने वाले शिव और शक्ति, शिव और शक्ति के बीच की बंटवारा का ये वर्णन है चैप्टर में।
कल्पना शिव की है। शिव को ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, शिव अर्थिकार से रहता ना, तो शिव, ये शिव और जो है शक्ति के बीच के समन्वय को दिखाया गया है, शक्ति को दिखाया गया है। पूजा किसी व्यक्ति की नहीं होती है, उसकी पावर की होती है, और वो पावर के लिए ये चैप्टर बनाया गया है ताकि एक बच्चे के अंदर अद्भुत क्षमता हो, पावर विकसित हो। जिस तरह से उनकी पूजा होती है उस तरह से एक व्यक्ति और इंसान का पूजा होता है। इसकी सारी कल्पनाएं जो है लोगों के ऊपर न्यौछार है। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ बात नर और नारी के पुण्य होने की बात कही गई है। एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, एक के गुण दूसरे का दोष। कभी भी कोई भी गलतियां होती है तो दो लोगों की गलतियां होती ही हैं, किसी एक की गलती से कुछ नहीं होता। दो लोगों के बीच थोड़ी गलती हो या बहुत गलती हो, गलती होती है। जब तक आप कुछ ना कहेंगे, जब तक आप गलती ना करेंगे, सामने वाले गलत ना होगा तो आपसे गलत नहीं कहा जा सकता है। एक कोई गलत होती है और उस पर आप विरोध कर देते हैं तो वो खत्म हो जाता है कहानी, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक बड़ी कहानी बन जाती है। वो शक्ति का विकराल और बेकार रूप हो जाता है। तो एक की गलती नहीं है। ये नारियों के गुण आ जाए, देखिए अगर नर में नारियों को गुण आ जाता है तो वो देवता बन जाते हैं। क्या बनते हैं बाबू? देवता। अगर नर में नारियों के गुण आ जाए तो वो क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं। लेकिन जब भी किसी नारी में अगर नर का गुण आ जाए तो वो राक्षसी हो जाती है। क्या होती है? राक्षसी, राक्षस हो जाता है। तो दोनों के एक के गुण एक के दोष जो है ना बहुत ही विपरीत होता है, विकराल रूप होता है। इसलिए इसके बीच जो है समन्वय को बनाकर रखना चाहिए नर और नारी के वृद्धि के लिए। ये दोनों के वृद्धि सृष्टि की वृद्धि है, देश और दुनिया को तरक्की के ऊपर लाना है। अगर चाहते हैं कि जिंदगी में बड़ा काम को हासिल करें तो नर और नारी दोनों की शक्ति को आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। देश में नर और नारी को सम्मान भाव से देखना पड़ेगा, दोनों के अंदर समन्वय लाना पड़ेगा। एक नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है, सुंदर बना देती है, और एक नारी चाहे तो घर को शमशान घाट भी बना देती है। इसलिए नर और नारियों में समन्वय होना जरूरी है। आज जो है दुनिया में चाहे किसी भी प्रकार की मैटर आती है और जब नर और नारी में पटरी नहीं खाना, मतलब घर परिवार ठीक ढंग से नहीं चल पाना, उसके पीछे का वजह है कि नारी विकराल रूप में आ जाती है, जिससे घर का विनाश हो जाता है। तो नारियों को बहुत ही सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए। नारी देश की शक्ति है, देश की आत्माएं है, एक आत्माओं से अनेक आत्माओं का जन्मदात्री है। नारी पूजे जाने वाली, महान भाग्य प्राप्त करने वाली, पुण्य प्राप्त करने वाली, घर की लक्ष्मी, घर के दीपक होती है। इसलिए उस सीमा रेखा को बरकरार रखे, तभी जाकर के नारियों का सम्मान उचित तौर पे मिल पाएगा। जिन नारियों में नारीत्व का गुण स्पष्ट रूप से नहीं रहेंगे, उस घर को स्वर्ग से शमशान बन जाता है। ठीक है, तो नर और नारियों को ख्याल रखना चाहिए। नारी हमेशा चाहते ही हैं कि सम्मानित रहे, लेकिन कभी कभी वो विकराल रूप में तब आती है जब घर की स्थिति खराब होती है। वो आर्थिक स्थिति हो सकती है, राजनीतिक स्थिति हो सकती है, पारिवारिक स्थिति हो सकती है। तो किसी भी प्रकार के परिवार में विवाद ना करें, एक दूसरे के सम्मान करें। छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो उसे माफ करें, उसमें सुधार करने की कोशिश करें। परिवार चलाने और समाज को, परिवार को विकसित करने के लिए, वृद्धि और विकास करने के लिए दोनों के बीच तालमेल का होना बहुत जरूरी है। ये बेहद कल्पनाशील है। देश की ये सबसे बड़ी अद्भुत शक्ति है, क्योंकि परिवार की शक्ति देश की शक्ति बनती है, समाज की शक्ति बनती है और धरोहरों की शक्ति बनती है। इसलिए देश की विरासत को बरकरार रखने के लिए नर और नारियों को सम्मान देना जरूरी है। दोनों को उचित हक दिलाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़नी चाहिए, तभी जाकर के हमारे देश में महिलाओं को सम्मान मिलेंगे और वे बेहतर समाज
धारा में जुड़ करके हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे। तो नर हो या नारी हो, सबको संसार में पूजनीय मानना चाहिए। नारी को भी हमेशा नर का सम्मान देना चाहिए, यानी कि पुरुषों का सम्मान करना चाहिए। अगर नारी पुरुषों का सम्मान करे तो पुरुष भी नारियों का हमेशा सम्मान करेंगे, और दोनों के सम्मान से देश खुशहाल होंगे, समाज खुशहाल होंगे, परिवार खुशहाल होंगे। इसलिए खुशहाली लाने के लिए पहले खुद खुश होना जरूरी है। सबसे पहले सकारात्मक एनर्जी का, सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि दोनों में तभी विवाद होते हैं जब कोई नकारात्मक विचार हावी हो जाती है। तो नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी ना हो, इसका ख्याल हम सबको उचित दायित्व के साथ रखना चाहिए, तभी जाकर के परिवार, समाज, देश का कल्याण हो पाएगा। क्योंकि आज जो है इस विभाजन को लांघना टफ है। आज नर हो या नारी हो, अपने विभाजन को लांघना, नारी अपने विभाजन को लांघने से हमेशा डरती है, और ये डरना चाहिए। कोई भी नारी अपने सीमा रेखा को लांघने से डरेगी, तभी जाकर के उसकी सम्मान होगा। जो नारी डरना बंद कर देती है, उसका सम्मान बंद हो जाता है। तो डरना बहुत जरूरी है, लेकिन अब डरने का मतलब ये नहीं कि गलत कोई कर रहा हो और डर जाए। नारी के सम्मान को बरकरार रखते हुए हम गलत कदम ना उठाए, और हम समाज की धाराओं को विकसित करने के लिए, हम अच्छा करने के लिए उठा सकते हैं, लेकिन गलत कदम नहीं उठाएंगे जिससे परिवार का सर्वनाश हो जाए, समाज का नाम नीचा हो जाए, देश का नाम डूब जाए। ऐसी कल्पना कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी की उसकी राय नहीं पूछी, अपनी मन से उसने जहां चाहा नारी को बैठा दिया। नारी से कभी पुरुषों ने पूछा ही नहीं कि तुमको बैठना कहाँ है। नारी को तो हमेशा सम्मानित करते हुए नर ने ऊंचे पद को दिया, हमेशा उसे पूजनीय बनाया, हमेशा उसे उचित न्यायिक पद देने का काम किया। तो नारियों को सोचना चाहिए कि अपने मर्यादाओं को ख्याल रखकर आगे बढ़े। स्वयं तो पुरुष तो स्वयं या नर तो स्वयं वृक्ष बन बैठा है, और नारी को लता बनाकर, जिस तरह से एक पेड़ होता है ना, तो पेड़ का पुरुष क्या है? पेड़ है, और उसमें जो डालियां होते हैं जिससे पत्तियां निकलती है, उस डालियों को नारी को माना गया है। तो जड़ से परिश्रम करना किसका काम है? पुरुषों का काम है। नारियों को तो सुंदर सी फूल खिलाना है। तो फूल कब खिलेंगे? जब धरती से जल मिलेगा। एक पेड़ को सुरक्षित जल मिलता है, तभी जाकर के वो सुंदर फूल खिल पाता है। यानी कि नर और नारियों का भूमिका दोनों महत्वपूर्ण है, तभी जाकर के एक सुंदर फूल खिल सकता है। स्वयं पुरुष तो या नर तो स्वयं वृद्धा बन गया है, वृंत बन गया है, नारी को कली मान लिया है। यानी कि जो फूल होते हैं, फूल जो है, फूल की डालियां जो है पुरुष बन चुका है, और इसमें जो विकसित होने वाले होते हैं फूल, जो भी फूल है वो जो है कली निकल करके इसमें से जाता है, वो कली जो है नारी है। बीज के बीज या कली को नारी को माना गया है। ठीक है। तब से धूप पुरुष और चांद नारी है। धूप पुरुष है, धूपा में काम पुरुष करेगा। देखो गजब की बंटवारा हुआ है नर और नारी में। धूप में काम कौन करेगा? पुरुष दिन भर पसीना गिरा करके कमा करके लाएंगे। अपने परिवार को अच्छा करने के लिए, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने समाज के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात धूप में परिश्रम करके लाते हैं, ताकि नारी चांदनी रात्रि बन सके। नारी चांदनी रात होती है, वो सुकून की लहर होती है। पुरुष जब धूपा में काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उनके अंदर बहुत ही गुस्सा, बहुत ही परेशानी झेलना पड़ता है। तो हर नारी को चंद्रमा की तरह शीतल बनकर
उन्हें शांत करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि आग में घी डाल करके बमकाना चाहिए। उससे परिवार उजड़ सकती है। दोनों के बीच अगर समन्वय रहे, तालमेल अच्छा रहे, तो परिवार स्वर्ग सा दिखती है। और दोनों के बीच समन्वय ना रहे तो परिवार नरक और खंडहर बन जाता है। इसलिए दोनों का ख्याल रखें। ग्रीष्म नर है। ग्रीष्म कौन है? ग्रीष्म जो है, ग्रीष्म नर है, मतलब गर्मी नर है। तो वर्षा, वर्षा मतलब बरसात, यह है गर्मी। ग्रीष्म नर है तो बरसात नारी है। तो जिस तरह से गर्मी है, अगर पुरुष गर्म है तो नारी को हमेशा ठंडा रहना चाहिए। कितना ही बड़ा मैटर है तो उसमें साहस बनकर, हिम्मत बनकर लड़ने की क्षमता विकसित करने वाली नारी होती है। उसमें साहस होती है, भरपूर दर्द को सहने का, एहसास करने का ताकत होती है। पुरुष मोबिलाइजेशन है, वो चारों तरफ घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। नारियां ममतामयी होती है, दर्दों को सहने वाली होती है। जितना महिलाएं दर्द को सह पाती है, उतना पुरुष उसके 10% भी नहीं सह पाएंगे। अगर वो 100% सह पाती है तो पुरुष 10% भी नहीं सह पाएंगे। इसलिए ह्यूमैनिटी पावर बोला जाता है। ह्यूमैनिटी पावर, नर्मता, महिलाओं में नर्मता होती है। इतनी नर्मता, अब इसकी नर्मता का गलत उपयोग ना करें, नहीं तो वो विकराल रूप जब लेती है तो सर्वनाश कर देती है। इसलिए दोनों के गुण, एक दूसरे के गुण बहुत ही सौंदर्य से भरा है, सुंदरता से भरा हुआ है। उसे कल्पना करने की आवश्यकता है। विचार अगर पति है तो भावना पत्नी। विचार अगर पति है तो भावना कौन है? पत्नी होती है। इमोशन डालने वाली होती है, इमोशनल करने वाली महिलाएं होती है। किसी भी काम को करने के लिए विचार पुरुषों का होता है और उसे करने के लिए हिम्मत, साहस, भावना को प्रकट महिलाएं करती है। ये दोनों गुण एक दूसरे को स्वयं रखना जरूरी है। जो लोग इस चीजों को समझेंगे, रखेंगे, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। इन तमाम अधिकार होने के बाद भी कर्म का कोई क्षेत्र नहीं, अधिकार का कोई भूमि नहीं, कर्म का कोई क्षेत्र नहीं है, अधिकार का कोई भूमि नहीं है, सत्ता का कोई सीधा उत्सव है। सत्ता का कोई सीधा उत्सव है, ये शक्ति का उत्सव है। शक्ति जिसके पास है, उत्सव उधर मनती है। जैसे देश के प्रधानमंत्री अगर इंदिरा गांधी बन जाती है, अगर इंदिरा गांधी थी तो देश में उत्सव था, इसलिए नहीं कि वो नारी थी, इसलिए क्योंकि सत्ता की शक्ति थी। पूजा सत्ता की हुई है, पूजा शक्ति की हुई है। जिस तरह से इस बार के चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने वाली एक ममता बनर्जी अपने ममता से, अपने ह्यूमैनिटी पावर से बंगाल की जनता को अपनी ओर आकृष्ट की और बहुत ही नम्रता के साथ उन्होंने लड़ करके आज जो है शक्ति को प्राप्त की है। जिस क्षेत्रों में उन्होंने विजेता बनी है, वहां के लिए पूजनीय, सम्माननीय बन चुकी है। इसलिए नहीं कि वो नारी है, इसलिए क्योंकि वो सत्ताधारी है, क्योंकि उसके पास पावर है। तो पावर जिसके पास होती है, पूजा उसी की होती है। तो हर बच्चों को अपने अंदर पावर विकसित करना चाहिए। पावर का मतलब शक्ति, शक्ति का मतलब सत्ता। चाहे वो जिस फील्ड में है, चाहे आप डॉक्टरी के फील्ड में हो, चाहे वकालत के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो जिस फील्ड में भी हो, काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में ह्यूमैनिटी को विकसित करें और शक्ति को उजागर करके देश पे राज करें। आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कल्पनाएं झूठी हो सकती है, लेकिन आपके अंदर का इमोशन उसे मजबूत करके आपको स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इसलिए पावर को विकसित करो। आदि मानव, आदि मानवी आज मौजूद होते
तो इस कल्पना को आश्चर्य माना जाता। सोचिए, कभी सोचिए आदि मानव किस तरह से जीवन जीते थे। आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा कभी नहीं किया। आदि मानव ने कभी कहा कि नारी हो तुम घर में रहो, क्योंकि घर था ही नहीं, क्योंकि आदि मानव के समय घर था ही नहीं। कभी आदि मानव ने कहा कि नर कमाएगा, नारी घर में बैठेगी? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ना घर था, ना रोटी थी, ना कपड़ा थी, ना मकान थी, केवल और केवल जीवन जीना था। सिर्फ और सिर्फ लाइफ थी और लाइफ को एंजॉय करना था। इस तरह आज हम एंजॉयमेंट के साधन क्या क्या है? टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, बहुत सारे साधन है। आदि मानव के बारे में कभी सोचे वो किस तरह से एंजॉय करते थे? उनकी एंजॉयमेंट की साधन जो था वो था शिकार। आखेटक मनुष्य कहा जाता था उसे। अपने भोजन के लिए शिकार करते थे और शिकार से इंटरटेनमेंट होती थी, मतलब मनोरंजन होती थी। आज के साधन क्या है मनोरंजन का? टीवी, मोबाइल, क्रिकेट, अनेक प्रकार के साधन, अनेक प्रकार के खेलने की उपकरण, न जाने लाखों तरीका है एंजॉयमेंट की। उसी तरह उस समय जो एंजॉयमेंट की थी शिकार थी, केवल और केवल पेट पालना था, वही उनका सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट था। उस समय कोई चांदनी, कोई धूप की बंटवारा नहीं थी, कमाने की कोई बंटवारा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आहार की तलाश में इंसान निकलना शुरू किया, आदि मानव निकलना शुरू किया, वैसे वैसे उनके बीच जो है बंटवारा होना शुरू हो गया। क्योंकि जब भी वो भोजन के लिए शिकार करने निकलते थे, अनेक जानवर टूट पड़ता था। उसे सामना करने के लिए नर हो या नारी हो, दोनों सम्मान मुकाबला करते थे। दोनों के सम्मान मुकाबला से वो जीत पाते थे, अपने जीवन को बचा पाते थे, हारने पर उनकी मौत हो जाती थी। उन दिनों वरिष्ठ नारी दुर्बल नहीं थी। उस समय नारी दुर्बल नहीं थी, उस समय ताकतवर थी। आज नारी को पूजनीय बनाते बनाते जो है कमजोर बना दी है, क्योंकि वो काम के बजाय टाइम पास वाली ज्यादा बन जाती है। अगर 100 महिला की बात किया जाए तो इसमें से 50% आज भी महिलाएं वर्कशॉप से नहीं जुड़ी हुई है। आज भी वो पूजनीय सम्मानीय कहने के तौर पे वो घरों में खाना बनाने में ही रह जाती है। वो आगे निकलकर आगे बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर पा रही है। इसके पीछे का वजह है क्योंकि ये हमारे आदि मानव से शुरुआत हुआ, कृषि के विस्तार से बंटवारा हुआ है। तो न आहार के लिए एक दूसरे को अवलंबन होना पड़ता, न ही नारी की आजादी हो पाती। मानव जाति कृषि के आविष्कार के चलते घर से बाहर निकला और कृषि के जब विस्तार हुआ तो खेतीबाड़ी करने के लिए पुरुष निकले बाहर और खाना बनाने के लिए महिलाएं घर पकड़ ली। और उसी समय से नारी को पराधीनता हुई है। उसी समय से नारियां दुर्बल होना शुरू हो गई है। यहां से जिंदगी 2 टुकड़ा में बट गया है। जिंदगी कई टुकड़ा में बटा? 2 टुकड़ा में बट गया। घर का जीवन सीमित, बाहर का जीवन असीमित। छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी का अधीन होती चला गया। वैसे ही जो है छोटी सी जिंदगी अब बड़ी जिंदगी के अधीन हो गया, पुरुष के गुलाम होने लगा। अब जो है यहां से आप संक्षिप्त इस इतिहास को सोच सकते हैं कि किस तरह से आदि मानव जीवन जी रहे थे। नर और मादा पशुओं में भी थे, पक्षियों में भी थे, जंतुओं में भी थे। नर और मादा पशु में भी, पक्षी में भी, अनेक जीव और जंतुओं में था। लेकिन तमाम जीव जंतुओं में ये अधिकार नहीं लगा। कभी देखे हैं पुरुष पंछी ने महिला पंछी पे अधिकार किया हो? कभी देखे? लेकिन पुरुषों को जरूर देखे होंगे कि पुरुष ने महिलाओं पे अधिकार करके रखा है, उसे गुलामी करवाना, उसको घर में घसीट कर रखना। लेकिन आज एक अधिकार है एजुकेशन की अधिकार, जो सभी महिलाओं को आजादी दिला सकता है। जो नारी पढ़ रही है वो अपनी सीमा रेखाओं को समझते हुए, अपने परिवार को समझते हुए, उसके परिवार को आगे बढ़ाने की ललक में वो आजाद हो जा रही है। तो कभी पशु और पक्षियों में नर नारी के रूप में नहीं बांटा गया, सभी जीव जंतु वैसे ही रह गए। लेकिन इंसान नर नारी में 2 टुकड़ा में बांटकर जीवन को, एक की जिंदगी
दूसरे पे हुक्म की जिंदगी बन चुकी है। मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप से आप लद गई, क्योंकि जैसे जैसे वो घर में रह गई वैसे वैसे पराधीनता लद गई है। पराधीनता ने नर नारी से जो वह सहज दृष्टि छीन ली जिसने नर पक्षी अपनी मादा अपने नर को देखती है। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान है। कृषि का विकास सभ्यता का पहला क्या है? सोपान है। क्या है बाबू? पहला सोपान है। सोपान कृषि का विस्तार। कृषि के विस्तार ने दुनिया को पहला सोपान दिया है, किंतु पहले ही पीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल लिया। इस पे क्या किया लोगों ने? पहले ही दिनों में भारी कीमत को वसूल कर चुका है। आज जो है प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंद भार समझता है। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत ही उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखता है। जिस तरह से एक पेड़ की डालियां अपने वृक्ष पे लटका हुआ जिस दृष्टि में रहता है और देखता है, उसी दृष्टि में आज भी नारी नर को देखती है। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। इसी कारण जो है उसकी अधिकार खत्म हो गई है। सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहां तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर हो गया है। पुरुष चाहे तो नारियों को हुक्म चला सकते हैं, लेकिन आज जो है लोकतंत्र ने इस सब की धारा तोड़ चुका है। लोकतंत्र धारा तोड़ चुका है, क्योंकि नारी अब पढ़ रही है, लिख रही है, समझदार बन रही है। अब पुरुषों के मर्जी, अब पुरुषों के अंडर में नहीं रह रही है। यही तो एक अधिकार है जो आज की सृष्टि को भंग करते जा रहा है। पुरुषों का अधिकार होना चाहिए, लेकिन गलत तरीका से नहीं होना चाहिए। और महिलाओं को भी इतना अधिकार ना मिले कि ज्योति मौर्य की तरह रिकॉर्ड बनने लगे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड क्या था? एसडीएम बनने से पहले जो है उनके पति ने खूब पढ़ाया लिखाया, परिश्रम करके, और जैसे एसडीएम बनी उन्होंने पति को ही चेंज कर दिए। क्या कभी देखे हैं कि किसी पेड़ ने खूब विकसित हुआ, डालियां खूब निकली, तो डालियां ने तोड़कर दूसरे पेड़ में अटैच हो गया हो? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो जिस तरह से पेड़ अभी अपने डालियों को तोड़कर अलग होकर विकसित नहीं हुआ है, उस तरह नारी को भी अलग होकर विकसित नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं भारत की सभ्यता के साथ दुर्व्यवहार है। ये बहुत ही बड़ी देश की नारियों का अपमान है, पुरुषों का अपमान है, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा की हनन है। पेड़ ने अभी तक अपनी सभ्यता को चेंज नहीं किया। पेड़ ने डालियों को कभी चेंज नहीं किया, और पुरुषों में, महिलाओं में, इंसानों ने क्या जगत में बनाकर रखा है? हर कंप मचा रखा है। हर रोज देखो 10-12 मैटर आता है, हर रोज न्यूज में देखो भरा हुआ है, कहानी ही कहानी। तो ये क्या है? भारतीय सभ्यता का हनन है। इसे बरकरार रखने के लिए लोगों को विवश करना चाहिए, उत्तरदायित्व को सिखाना चाहिए, जिम्मेवारियों को सिखाना चाहिए कि अगर डालियां सुंदर हो जाए, पेड़ में फल सुंदर हो जाए, तो वो दूसरे पेड़ पर मत लटक जाए। जिस पेड़ में फल होते हैं उस पेड़ में ही रहते हैं, भोजन उसी से मिलता है। ना कि वो पेड़ जब पेड़ पकने लगा तो वो पेड़ टूट करके दूसरे पेड़ से लेगा और मतलब उससे वृद्धि और विकास करके वो आगे बढ़े। ऐसा नहीं है। वही पेड़, जिस पेड़ में फूल विकसित हुआ है, वही पेड़ फल भी देगा। थोड़ी सी नारियों को सब्र रखने की आवश्यकता है। पुरुषों को भी इसमें उत्तरदायित्व है कि नारियों का अपमान ना करे, उनके सहन शक्ति को, उनके दायित्व को समझे। जब उत्तरदायित्व को समझा जाए तो किसी भी प्रकार के हड़कंप हमारे देश में नहीं मच सकता है। हिंदुस्तान हमेशा सभ्यता और संस्कृतियों के साथ सम्मान किया है। इस विरासत को हम सबको मिलकर बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि ये धारा जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे विनाश की कगार पर जा रहा है। भ्रष्ट युग है। भ्रष्ट युग में, कलयुग में जो है बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं। तो अत्याचारियों को रोकने के लिए सही ज्ञान होना जरूरी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर एक संस्कार भर सके और उत्तरदायित्व के साथ
नर और नारियों का सम्मान हो सके। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नारियों के सम्मान, पुरुषों के सम्मान के लिए, उत्तरदायित्व के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में शानदार तरीके से समझाने वाले हैं। धन्यवाद।